अगर मैं सराउंडिंग की बात करने लगूं और सिस्टम की बात करने लगूं तो जिस पॉइंट को हम लोग स्टडी करेंगे उसे हम बोलेंगे सिस्टम, और जिसे स्टडी नहीं करेंगे उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो मैं बोलूंगा अगर मैं इसे स्टडी करने लगूं तो वो ये बोला जाएगा सिस्टम, और ये बोला जाएगा सराउंडिंग, ये बोला जाएगा सराउंडिंग, सब कुछ सराउंडिंग। मून हो कुछ भी हो, अगर मैंने बोल दिया ये स्टडी करना है तो ये है सिस्टम, बाकी जितना भी बच गया वो सब बन गया आपका सराउंडिंग। इसका मतलब यूनिवर्स के केवल दो ही पार्ट होते हैं, जिसको स्टडी कर रहा हूं और जिसको स्टडी नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा सिस्टम की अगर बात करने लगे तो मैंने एक एग्जांपल लिया, और एग्जांपल लेने पर मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर बॉक्स रखा हुआ है किसी सरफेस पर और मैंने ये कुछ इस टाइप का रख दिया। तो मैंने कहा अगर मैं इसको स्टडी कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका सिस्टम, और बाकी जितनी भी चीजें बच गई वो आपका हो जाएगा सराउंडिंग। मैंने कहा जी फिजिक्स पढ़ाइएगा। मैंने कहा अगर आप फिजिक्स पढ़ने लगे तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का बॉक्स रखा हुआ है, इस पर ये बॉक्स रखा हुआ है, और यहां पर आपने कुछ पुली वुली लगाने के बाद आपने स्ट्रक्चर यहां पर लगा दी। मैंने कहा सिस्टम कैसा है और सिस्टम क्या चीज है, बोलूंगा पहले बताइएगा किसे स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले बॉक्स को बोलता हूं तो जितने भी फोर्स होंगे वो ऊपर वाले पे लगाए जाएंगे, और अगर मैं नीचे वाले को बोलता हूं तो केवल नीचे वाले के। ऐसा नहीं कर सकते कि हम दोनों को कंबाइन कर दें। तो मैंने बोलूंगा ठीक है जिसे स्टडी कर रहा हूं, बोलूंगा किसे स्टडी कर रहा हूं, बोलेगा भाई इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ सिस्टम, पुली वुली नीचे वाला बॉक्स, अर्थ, मून, जो भी आप सब हो गई आपकी सराउंडिंग। इसका मतलब जिसे स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम, जिसे स्टडी नहीं कर रहे वो आपका हो गया सराउंडिंग। हमने कहा सिस्टम क्या ऑलवेज विजिबल होगा, मैंने कहा वो डिपेंड करता है। मैंने कहा किस टाइप से डिपेंड करता है, तो उन्होंने कहा देखिएगा कि आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया। मैंने कहा अगर पानी भर दिया तो क्या पानी आपको, तीनों आपको बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं कि अगर आपने पानी को मान लिया सिस्टम तो बोलूंगा सब कुछ हो गया सराउंडिंग। इस कंटेनर की वॉल आपको दिखाई दे रही है, कंटेनर की वॉल दिखाई दी, इसका मतलब आपको बाउंड्री दिखाई दिया कि इससे इधर आपका हो गया सराउंडिंग और इसके इधर हो गया आपका सिस्टम। तो जो ग्लास है, जो कंटेनर की सरफेसेस है, वो ही विजिबल बाउंड्रीज, और जो ऊपर आपका पर्टिकुलर बना हुआ है वो भी आपको वाटर की लेयर दिखाई देगी, तो वो भी हुई आपकी विजिबल बाउंड्रीज। हमने कहा विजिबल के साथ में क्या इनविजिबल भी होता है या इमेजिनरी बाउंड्री भी होता है, तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं। हमने कहा ये पर्टिकुलर आपने लिया अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं, और मैंने कहा एटमॉस्फेरिक गैसें होती हैं तो बताएगा ये पर्टिकुलर बाउंड्री दिखाई दे रही है। तो हमने खुद से ही ये क्वेश्चन पूछा किसे स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने कहा अर्थ को स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अर्थ के चारों तरफ जो गैस है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर अर्थ को मान लिया क्या, बोलूंगा बाउंड्री या कहें सराउंडिंग, क्योंकि मैं केवल रेड वाली की बात कर रहा हूं। और मैंने एक इमेजिनरी बाउंड्री मान ली कि ये पर्टिकुलर, मैं अगर आज से 10 किलोमीटर तक की हाइट का ही बात करने लगूं तो मुझे ये स्टडी करना है। अगर ये आपने 10 किलोमीटर मान लिया तो बोलूंगा रेड पार्टिकल को अगर मैं पढ़ता हूं, स्टडी करता हूं या इन्वेस्टिगेशन करता हूं, तो बोलूंगा रेड पार्टिकल या एयर जो बनी हुई है वो ही सिस्टम, उसके अंदर अर्थ बैठा है और उसके बाहर एनवायरनमेंट है, तो अर्थ का जो पर्टिकुलर लेयर होगा वो तो ही विजिबल बाउंड्री। और जो 10 किलोमीटर आपने इमेजिन कर लिया कि 10 किलोमीटर का आपका स्फीयर बना हुआ है, ये आपकी जो बाउंड्री है वो हो गई इमेजिनरी बाउंड्री। तो जब आप सिस्टम स्टडी करते हैं तो बाउंड्री कुछ भी हो सकती है, रियल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जब आप एयर को देखते हैं कि अर्थ के आसपास कितनी एयर बनी हुई है, तब आपको कई बार इमेजिनरी बाउंड्री भी फेस करनी पड़ती है। तो हमने कहा ठीक है, आपने सिस्टम बता दिया और सराउंडिंग बता दिया और बाउंड्री लेयर बता दिए, क्या सिस्टम भी अलग अलग टाइप के होते हैं? तो मैंने कहा हाँ, सिस्टम भी आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो इससे पहले हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखा। हमने कहा देखिएगा जो सिस्टम होगा और जो आपका यहां पर होगा सराउंडिंग, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनाते थे, बोलूंगा यूनिवर्स। और ये पर्टिकुलर आपको फॉर्मूला याद करना होता है। पता नहीं क्यों याद करना होता है, बट स्कूल वालों को पसंद है। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका सिस्टम। तो हमने कहा सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, तो बोलूंगा सिस्टम
तीन टाइप के होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से, तो उन्होंने कहा आपको, जैसे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करने लगूं तो एनसीईआरटी ने आपने तीन डायग्राम बनाए और पहला आपने बोल दिया ओपन सिस्टम, अगला उन्होंने बोला क्लोज्ड सिस्टम, ये सिस्टम लिखना जरूरी है, और लास्ट वाला ज्यादातर लोगों को याद होता है जिसकी एनसीईआरटी ने बाउंड्री लेयर को बहुत मोटा कर रखा है बताने के लिए कि भाई देखिएगा इसको बाउंड्री ऐसे ही दिखानी है। मैंने कहा ये कौन सा है, तो उन्होंने कहा ये है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ओपन सिस्टम क्या होता है, तो उन्होंने कहा अगर ये बाउंड्री लेयर बनी हुई है तो अगर मास बाहर और अंदर आ जा सकता है तो मैं लिख देता हूं क्या, मास, और दूसरी टर्म होती है एनर्जी। ध्यान रखिएगा गलती से भी हीट ना लिख दें। अगर ये दोनों के दोनों एक्सचेंज हो गई तो आप बोलेंगे ओपन सिस्टम। अगर आपका अंदर बाहर जाने से कोई मना कर दे, और मैंने कहा क्या मना कर दे, बोलने लगे मास आपका अंदर बाहर ना जा सके लेकिन आपकी एनर्जी आपकी अंदर बाहर जा सकती है, तो बोलूंगा ऐसे सिस्टम को बोलेंगे आप क्लोज्ड सिस्टम। मैंने कहा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, तो ज्यादातर लोगों ने पहले से ही आंसर दे दिया होगा कि जिसके अंदर ना तो मास ना एनर्जी अगर ट्रांसफर नहीं हो पाती तो आप ऐसे को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कोई बोलता है मुझे ओपन सिस्टम का एग्जांपल बताएगा, तो मैंने एक कंटेनर में पानी लिया और पानी को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही पानी गर्म हुआ इसका मतलब आपने पानी को हीट या एनर्जी दी, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ। पानी जितना ज्यादा गर्म होगा कंटेनर छोड़ के आगे जाएगा या कहीं ऊपर जाएगा, इसका मतलब मास भी चेंज हो रहा है। जब मास और एनर्जी दोनों चेंज हो जाए तो आप बोलेंगे ओपन सिस्टम। मैंने कहा क्लोज सिस्टम क्या होगा, बोलूंगा उस कंटेनर में पूरा ऊपर तक पानी भरा और गर्म करना स्टार्ट कर दिया और कंटेनर को क्लोज कर दिया। क्या मास या आपका जो गर्म वाटर है क्या कंटेनर के बाहर जा सकता, बोलूंगा नहीं जा सकता, जो कंटेनर को क्लोज कर दिया। इसका मतलब मास नहीं जा पाएगा, पानी को और गर्म और ठंडा किया जा सकता है, इसका मतलब आपके पास जो एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, इसलिए वो हो गया आपका क्लोज सिस्टम। हमने कहा आइसोलेटेड सिस्टम, तो हमने कहा एक आइडियल थर्मोफ्लास्क लीजिएगा। आइडियल मतलब जो बना नहीं सकते। आइडियल थर्मोफ्लास्क में जो पर्टिकुलर बाहर होता है वो इस टाइप से कवर कीजिएगा कि हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज ना हो पाए। अब उसमें गर्म पानी डाल दीजिएगा। अगर वो आइडियल थर्मोफ्लास्क है तो वो इनफाइनाइट टाइम तक, जो आज आपने केमिकल भरा है जिस टेम्परेचर पर, इनफाइनाइट पर भी उतना ही टेम्परेचर मिलेगा। वो अलग बात है कि इनफाइनाइट पर नहीं मिल पाता, वो 3-4 दिन तक गर्म के अंदर गर्म पानी बना रहता है। तो हमने तीनों का एग्जाम्पल कर लिया। कोई कहने जी और एडवांस चाहिए, मैंने कहा ठीक है भैया, अगर इतनी एडवांस की बात करने लगे तो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बोला पर्टिकुलर ये इस टाइप का डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाते ही आपने इसके अंदर भर दिया पानी, और पानी भरने के बाद में आपने इस कंटेनर को ऊपर एक प्लेट से ढक दिया, और ढकने का मतलब है कि आपने ये कुछ डायग्राम बना दिया और आपसे पूछा गया अरे थोड़ी बहुत तो वेपर बनेगी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बहुत वेपर बन गई। तो आपने कहा बताइएगा ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम, तो पहले मन में क्या आएगा, अरे कंटेनर क्लोज्ड है, क्लोज कंटेनर का मतलब क्लोज सिस्टम नहीं, क्लोज कंटेनर अलग चीज है और क्लोज सिस्टम अलग चीज है, हमें डेफिनेशन चलना है। मैंने कहा सिस्टम कैसा होगा, तो पहले दिमाग में आएगा अरे क्या पढ़ रहे हैं, जिस चीज को पढ़ने लगे वही तो सिस्टम होगा। बोलूंगा अच्छा, अगर सिस्टम की बात करने लगे और फंसाना स्टार्ट कर दिया तो क्या बोल सकता हूं, ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए वाटर वाला, ये पर्टिकुलर आपका हो जाएगा कौन सा। अब सोचिएगा अगर मैं इस कंटेनर को नीचे कुछ केमिकल या कुछ एपरेटस लगा के यहां पर गर्म करना स्टार्ट कर दूं तो क्या लगातार हीट अंदर चली जाएगी, और अगर लगातार हीट अंदर चली जाएगी तो टेक्निकली हम लोग बोलेंगे कि सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा रही है। हीट एक टाइप की एनर्जी है, इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होगा, इसका मतलब ये सिस्टम आइसोलेटेड तो नहीं होगा। जैसे ही पानी गर्म होगा तो क्या पानी ऊपर जाने की ट्राई करेगा, बोलूंगा बिल्कुल जाएगा। क्या इस बाउंड्री को छोड़ के ऊपर जाएगा, हाँ कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा लेकिन इस बाउंड्री से तो बाहर निकल गया, और जैसे ही बाउंड्री से बाहर निकलेगा तो बोलूंगा इसका मतलब मास भी चेंज हुआ। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो आप बोलेंगे इसको आपको बोलना पड़ेगा मजबूरी में ओपन सिस्टम। मैंने कहा ठीक है, अगर ओपन सिस्टम समझ में आ गया तो एक बार और बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर आपका वेपर बन गया
ये क्या हो चुका है, मैं बोलूंगा ठीक है वेपर रुक जाएगा, मैंने कुछ पर्टिकुलर इसको पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ तो पानी से वेपर ज्यादा बनी, वेपर ज्यादा बनी तो इसके अंदर ज्यादा वेपर आने लगी। इसका मतलब मास में चेंज हो सकता है। अगर मास में चेंज हो सकता है तो तीनों में कौन सा सिस्टम माना जाएगा? आपने कहा फिर से माना जाएगा आपका ओपन सिस्टम। हमने कहा सब कुछ ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, कभी तो ऐसा करो कि चेंज हो जाए। मैंने कहा अगर चेंज करने लगे तो मैंने इसी पर्टिकुलर गुस्से में आके इसको ही ले लिया सिस्टम। क्या यहां से अगर मैं नीचे से हीट देता हूं क्या कंटेनर गर्म होगा? बोलूंगा हाँ गर्म होगा, इसका मतलब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। मैंने कहा ठीक है। क्या कंटेनर का मास चेंज होगा? बोलूंगा पानी वेपर बनेगा, वेपर बाद में पानी बनेगा, कुछ भी कर लीजिएगा, रहेगा तो इस कंटेनर के अंदर। इसका मतलब मास में चेंज नहीं है, मास में चेंज नहीं। लिख देता हूं, मास में तो आप बोलेंगे नो चेंज, और एनर्जी में आप बोलेंगे चेंज हो रहा है। ये कौन सा सिस्टम होगा? बोलूंगा ये ओपन नहीं होगा, ये आइसोलेटेड भी नहीं होगा, तो क्या बोला जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें तो क्लोज्ड कंटेनर अलग चीज है और आपका क्लोज सिस्टम अलग चीज है। यहीं पर मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका था, ह्यूमन बॉडी क्या है, क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम? तो करेक्ट आंसर आएगा ओपन सिस्टम, क्योंकि हम मांस खाते हैं, खाना खाते हैं, मांस का एक्सचेंज हो रहा है, मास का एक्सचेंज मतलब ओपन सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आया, डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, डिफिकल्टी जितनी होती है उतना। मैंने एक आयरन पीस रख दिया और आयरन पीस मैंने ओपनली किसी टेबल के ऊपर रख दिया। ओपन में रखा हुआ आपका जो आयरन पीस है बताएगा ओपन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर आएगा ये क्लोज सिस्टम होगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगर मैं यहां से नीचे से हीट देना स्टार्ट करता हूं, क्या बोल सकता हूं जो आपका आयरन बॉक्स है वो गर्म होना स्टार्ट करेगा? क्या गर्म होने के बाद क्या आयरन वेपोराइज होना स्टार्ट कर देगा? बोलूंगा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आयरन ये थोड़ा ना बाहर लोहा पड़ा है, धूप निकली उड़ गया, नहीं, पानी के साथ हो सकता है, आयरन के साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब आप बोलेंगे इस पर्टिकुलर को अगर आप गर्म करते हैं तो मास में चेंज नहीं है, लेकिन एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। मास में चेंज नहीं, एनर्जी में चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम माना जाएगा? बोलूंगा ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड सिस्टम। किसी बदमाश बच्चे ने आर्गुमेंट कर दिया एक कि जी ये अगर प्लाईवुड होता तो क्या आंसर आता? आपने तो आयरन लिया था। मैंने कहा अगर ये प्लाईवुड होता और प्लाईवुड को आप इतना इतना हीट कर देते कि वो आग लगना स्टार्ट कर दे, तो बोलूंगा उस प्लाईवुड का मास भी चेंज हो जाएगा। तो प्लाईवुड के केस में यही मास भी चेंज करेगा और एनर्जी भी चेंज करेगा, इसलिए वो बन जाएगा आपका ओपन सिस्टम। उस क्रॉस क्वेश्चन से बचने के लिए ही यहां पर पहले बोल दिया कि आयरन है, कंडीशन अप्लाई आयरन। टेम्परेचर इतना, मोमबत्ती से कभी आपने सुना नहीं होगा कि आयरन मेल्ट कर जाए। जो जिन लोगों के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन बैठा होगा कि टेम्परेचर आपने मेल्टिंग पॉइंट से कम नहीं बताया, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो हम लोगों को देखा गया कि आने वाले टाइम में ओपन कंटेनर अलग चीज होती है और ओपन सिस्टम अलग चीज होता है। और ओपन सिस्टम में मास और हीट की बात नहीं करेंगे, मास और एनर्जी की बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है आपका प्रॉपर्टीज का। तो हमने कहा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन्होंने कहा पॉइंट नंबर, अगर मैं 3 हेडिंग डालने लगूं तो हमने कहा एक पर्टिकुलर होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने कहा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो उन्होंने कहा चलेगा गेम खेलते हैं। मैंने कहा क्या गेम खेलेंगे? तो उन्होंने कहा एक कंटेनर में आपने कुछ वाटर लिया, मैंने दूसरे कंटेनर में फिर से वाटर लिया और इसमें वाटर था 1 लीटर, 1 लीटर 1 केजी, 1 केजी, टेम्परेचर 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी। और जब मैंने इन दोनों कंटेनर को मिलाया तो पता चला कि पानी मिलने के बाद बन गया 2 लीटर, पानी मिलने के बाद बन गया 2 केजी और पानी का टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सी। क्या बोल सकता हूं पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? अरे 1 लीटर में 1 लीटर मिलाओगे तो 2 लीटर बनेगा, 1 केजी में 1 केजी मिलाओगे तो भी आपका 2 केजी मिलेगा, लेकिन 25 डिग्री सी में 25 डिग्री सी मिलाओगे तो टेम्परेचर सेम रहेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
तो कुछ प्रॉपर्टी को आप ऐड कर रहे हो और कुछ प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर रहे। तो जिनको आप ऐड नहीं करते आप उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। और जो ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली इनको बोल देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने कहा ठीक है, एक बार और बताएगा, हमें थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हमने कहा चलेगा हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, क्योंकि वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बुक है। तो हमने कहा अगर मैं इस पर्टिकुलर एक कमरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो मैंने कहा अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपने पर्टिकुलर यहां पर एक वॉल बनाई और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑब्जर्व कीजिएगा आप, अगर आप इस पर्टिकुलर चेंबर को गैस बनी हुई है और इसमें बीच में वॉल खींच देते हैं तो कमरे का क्या वॉल्यूम हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ वॉल्यूम उधर और हाफ वॉल्यूम इधर। तो बोलूंगा यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा इस पोर्शन का v/2 और यहां पर भी हो जाएगा v/2। तो बोलूंगा वॉल्यूम हाफ हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम हुआ आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा क्या गैस के नंबर ऑफ मोल आधे आधे हो जाएंगे? बोलूंगा बिल्कुल। तो ये भी हो जाएगा n/2 और ये भी हो जाएगा n/2। मैंने कहा क्या टेम्परेचर हाफ हो जाएगा? बोलेंगे नहीं, कमरे में बीच में वॉल बनाइएगा, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो बोलूंगा जो टेम्परेचर होगा तो वो इसका टेम्परेचर भी पहले जैसा ही रहेगा और इसका भी टेम्परेचर पहले जैसा रहेगा। मैंने कमरे में बीच में वॉल खींची, प्रेशर भी बोलूंगा सेम रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इधर तो थोड़ा ना क्या बोलते, छोटे कमरे में प्रेशर होता है कम और ज्यादा बड़े में होता है बहुत ज्यादा, और किसी हॉल में जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा। नहीं, प्रेशर तो आपका कांस्टेंट बना रहता है। तो मैं बोलूंगा इस कमरे को अगर आप बीच में से वॉल बनाते हैं तो प्रेशर भी आपका सेम बना रहेगा। तो P हो गया, V हो गया, N हो गया और T हो गया। जिन चीजों को आपने हाफ कर दिया था उनको नाम देंगे कौन सी प्रॉपर्टीज? बोलूंगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जिनको आप हाफ नहीं कर पाए थे उनको आप बोलेंगे यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग को बोला गया क्या इस पर्टिकुलर में कोई ऐसा लॉजिक भी है जो हमें बिना याद करे चीजें याद हो जाएं? तो हमने कहा हाँ, ऐसा एक पॉइंट आता है और नोट बोलता है कि कभी भी आपको पर दिख जाए, क्या दिख जाए? पर मोल, पर ग्राम, पर लीटर, कुछ भी पर दिख जाए तो वो पर्टिकुलर बन जाता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बन जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी की बात करने लगे, इसी में एग्जांपल लेने लगे, तो हमने कहा डेंसिटी क्या होती है? तो उन्होंने कहा डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूं? मास पर वॉल्यूम। और जैसे ही आपने यहां पर वॉल्यूम बोला, इसका मतलब प्रॉपर्टी कैसी हो गई? उन्होंने कहा प्रॉपर्टी हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास खुद कैसी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम खुद कैसा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन मास अपॉन वॉल्यूम कैसा हो गया? बोलूंगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब मास पर वॉल्यूम। हमने कहा ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर ट्राई करने का मन करने लगे तो आपने इधर लिखा इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इधर लिखा आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और चैप्टर को दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। हमने कहा हमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव दोबारा चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, अगर मैं इंटेंसिव की बात करूं तो मैंने एक बॉक्स लिया भी, उसमें सोचा कि उसमें गैस थी और जैसे ही मैंने बीच में वॉल खींची, प्रेशर हाफ हाफ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो प्रेशर क्या हुआ? बोलूंगा इंटेंसिव। मैंने रूम में से बीच में से कट किया और कट करने के बाद टेम्परेचर हाफ हाफ नहीं हो पाया, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो गया? बोलूंगा इंटेंसिव। मैंने बोला टेम्परेचर कौन सा? बोलूंगा अरे जो भी टेम्परेचर पढ़ रखा हो मैंने, कौन कौन सा? बोलूंगा मेल्टिंग पॉइंट, बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट, बोलूंगा क्रिटिकल टेम्परेचर, जो भी आपने टेम्परेचर सुन रखा है सब टेम्परेचर कैसे हो गए? इंटेंसिव। मैंने कहा ठीक है, पी हो गया वॉल्यूम। बोलूंगा कमरा लिया, बॉक्स लिया, बीच में से कट किया, बोलूंगा वॉल्यूम हाफ हाफ, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? बोलूंगा एक्सटेंसिव। पी हो गया, वी हो गया, बताए नंबर ऑफ मोल, बोलूंगा अरे हाफ हाफ हो जाएंगे, तो मोल मानो या मास मानो, दोनों के दोनों क्या हो गए? एक्सटेंसिव। मैंने कहा पी हो गया, वी हो गया, एन हो गया, आर तो कांस्टेंट है, टी हो गया। मैंने कहा काम हो गया। कहने का ये तो काम आइडियल गैस का हुआ है। हमने कहा पढ़ रखा होगा हमने कहीं पर डेंसिटी। डेंसिटी क्या थी? डेंसिटी थी मास पर वॉल्यूम। याद करो, पर लगते ही प्रॉपर्टी कैसी बन गई? बोलूंगा इंटेंसिव। इसका मतलब जो डेंसिटी है वो भी आपकी बन जाती है इंटेंसिव। मैंने कहा और कवर करना है, याद करो कंसंट्रेशन टर्म। मैंने कहा कंसंट्रेशन टर्म में एक आया था आपको मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलूंगा
मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल पर लीटर का मतलब मोलैलिटी इंटेंसिव बोलूंगा, मोलैलिटी पर केजी बोलूंगा, ये भी आपकी इंटेंसिव, एम एम एन, और सुन रखा होगा परसेंटेज वेट बाय वेट पर 100 ग्राम बोलूंगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बोलूंगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलूंगा, और बच गया बोलूंगा, हाँ बच गया पीपीएम, और बच गया क्या बोलूंगा, पीपीबी, और बच गया बोलूंगा, हाँ बच गया बोलूंगा, यहां पर आ गया मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू बनाना है। जैसे आपने पर वन बोल दिया तो भी तो आपका क्या बन गया, इंटेंसिव बोल गया। कि बहुत मजा आ रहा है, मैंने कहा अरे मजे आ रहे हैं तो लीजिएगा। आपने कहा ओलियम, ओलियम का जो परसेंटेज आता है वो भी आपका यहीं पर आएगा, और ओलियम के बाद अगर आप जाने लगे तो आपका आप एक और आता था वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी हो गई आपकी इंटेंसिव। मैंने कहा कुछ और चलेंगे, 11th के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा पीएच, और पीएच का फॉर्मूला होता था माइनस लॉग एच कंसंट्रेशन, और एच कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी, और अगर मोलैलिटी है तो पर लीटर, इसका मतलब जो पीएच है वो भी आपका क्या हो गया, बोलो जाएगा इंटेंसिव। जितना भी आपने डिटेल पढ़ रखी है कंसंट्रेशन टर्म में, ज्यादातर मैंने यहीं पर लिख दी, और सबकी सब कैसी हो गई, इंटेंसिव। कोई कह लीजिए यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया, एक्सटेंसिव भी समझ में आ गया। क्या इस चैप्टर के अलावा भी कोई चैप्टर है? मैंने कहा हाँ, हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई कहने लगे काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल तो भी वो इंटेंसिव, कोई कहने लगे काइनेटिक एनर्जी पर एटम बोलूंगा ये भी इंटेंसिव, और कोई कहने लगे काइनेटिक एनर्जी टोटल तो बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाएगी एक्सटेंसिव। काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला था आपका 3/2 RT, इसका फॉर्मूला था 3/2 KT, और इसका आपका आएगा n टाइम्स ऑफ 3/2 RT। तो अगर आपने टोटल लिख दिया तो टोटल तो बेचारा एक्सटेंसिव पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर पर मोल, पर एटम, पर लीटर, पर कुछ पर जो भी आ जाए वो सब बन गई इंटेंसिव। हमने कहा ठीक है, क्या और भी कोई चैप्टर है? मैंने कहा हाँ, फिजिक्स रह गई। हमने कहा फिजिक्स वालों ने क्या बताया? उन्होंने कहा फिजिक्स वालों ने बताया कि कभी आप सरफेस, और सरफेस के साथ में और आ गया टेंशन, और आप विस्कोसिटी लेने लगे, तो विस्कोसिटी होती है पर यूनिट सरफेस एरिया, और सरफेस टेंशन होती है पर यूनिट लेंथ, पर आते ही बन गए दोनों के दोनों इंटेंस। अलग से याद करनी है, याद करना पड़ेगा कि विस्कोसिटी हो या सरफेस टेंशन हो, दोनों के दोनों आपके बन जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, कुछ और भी बच गया। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स तो लिखी नहीं, और जब थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिखी तो लिख देता हूं अलग कलर से, और थर्मोडायनेमिक्स वाले बोलेंगे यहां पर आपका लिखा जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसके नीचे आपका आएगा केवल हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब होगी टोटल हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी होगी पर मोल हीट स्टोर करने की कैपेसिटी। हमने कहा क्या और भी कुछ आएगा? बोलूंगा यहां पर आएगी मोलर इंटरनल एनर्जी, तो उस साइड आएगी इंटरनल एनर्जी, इधर आएगी मोलर एंथैल्पी तो उधर आएगी टोटल एंथैल्पी, इधर आएगी मोलर एंट्रोपी तो उधर आएगी टोटल एंट्रोपी, इधर आएगा मोलर गिब्स फ्री एनर्जी तो उधर आएगा टोटल गिब्स फ्री एनर्जी। अरे इधर तो पर मोल ही आना है, और उधर टोटल आना है। तो इजी क्या पड़ा, केवल ये याद रखना नोट में, जहां पर भी पर दिखे वहां पर आप इंटेंसिव बना दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, आता है स्कूल में और कंपटीशन में भी, ट्राई कीजिएगा। हम लोग पढ़ेंगे अब फंक्शन, जिसमें कि रहेगा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। मान लीजिएगा मैं जयपुर में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जयपुर से दिल्ली जाऊं, या जयपुर से पहले मुंबई निकल जाऊं बाद में दिल्ली जाऊं। क्या दोनों में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे क्या वो सेम होगा या अलग अलग होगा? तो बोलूंगा डिस्टेंस तो अलग अलग होगा, और जैसे आपका डिस्टेंस अलग अलग होगा, इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो डिस्टेंस होगा वो हो गया आपका पाथ फंक्शन, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करता है, यहां से सीधा दिल्ली या घूमते हुए आप दिल्ली। तो हम लोगों ने इस एग्जांपल को लिखा कि जयपुर से अगर आप दिल्ली जा रहे हो और वाया मुंबई भी कोई नमूने जाने लगे, तो बोलूंगा इस पर्टिकुलर में जो डिस्टेंस आपका आएगा वो आपका आ जाएगा पाथ फंक्शन। मैंने कहा क्या डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा या अलग अलग आएगा? हमने कहा डिस्प्लेसमेंट तो केवल आप इनिशियल और फाइनल को देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ,
बोलूंगा स्टेट फंक्शन। टाइम क्या हुआ, बोलूंगा दोनों में अगर आप वाया मुंबई जाते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब टाइम पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में टाइम भी क्या हो गया, बोलूंगा पाथ फंक्शन। कह लेंगे अब थोड़ा क्लियर है। इसका मतलब जो डेटा या जो फंक्शन पाथ से वेरी कर जाए उन्हें आप बोलेंगे पाथ फंक्शन, और जो पाथ से वेरी ना कर पाए उन्हें आप बोलेंगे स्टेट फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्टेट फंक्शन। ऑन द स्टेट ऑफ फंक्शन, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो बोलूंगा पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है, स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो उन्होंने कहा स्टेट फंक्शन के अगर एग्जांपल लेने हैं तो बोलूंगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल, और मोल के साथ आपका आ गया ई के बाद आ गया एच के बाद आ गया एस के बाद आप और ले लीजिएगा आपका आ गया जी। जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी सब हो गई स्टेट फंक्शन। तो हमने कहा ये पर्टिकुलर अगर स्टेट फंक्शन आ गया तो बताएगा पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन में लिखा जाएगा डिपेंड्स ऑन द पाथ, तो वो हो जाएगा आपका पाथ फंक्शन। मैंने कहा कौन कौन से ऐसे पाथ फंक्शन है, तो बोलूंगा हाँ आपको जो याद करना है वो आपको एक तो याद करना है वर्क, और दूसरा आपका जो फंक्शन आता है वो होता है हीट। इन दो को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। बहुत से लोग जो बिना एरर के याद करना चाहें वो ये भी बोल सकते हैं कि मैं वर्क और हीट तो याद करूंगा पाथ फंक्शन, जो भी बच गए वो सब के सब आपके हो जाएंगे स्टेट फंक्शन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर याद कर सकते हैं तो क्या हम लोग एडवांस में भी इतना ही पढ़ना चाहिए या हमें चेंज कर देना चाहिए, तो मैंने कहा चलेगा अगर आप एडवांस पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और पूछा जाए कि भैया स्टेट फंक्शन क्या होता है या इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो मैंने कहा स्टेट फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है कि आपका पर्टिकुलर अगर ए से बी में आपका कोई फंक्शन है साई, और ये आपका स्टेट फंक्शन है, तो आप सीधा इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन एट बी माइनस फंक्शन एट ए, चूंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, हम बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। इसी पॉइंट में अगर मुझे नंबर 2 दिया जाए और बोला जाए कि आप पर्टिकुलर को इसको इंटीग्रेट किया और कुछ इस टाइप का लगा दिए, इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। आप ए से चले घूम फिर के ए पर आ गए, इस जहां से चले थे वहां पर वापस आ गए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 0। ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है स्टेट फंक्शन के लिए। हमने कहा और क्या स्टेट फंक्शन के लिए होता है, तो उन्होंने कहा स्टेट फंक्शन के लिए जो थर्ड रहेगा वो रहेगा, मान लीजिएगा कोई फंक्शन आपका स्टेट फंक्शन है, आपको सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और बाद में इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये डेटा इक्वल होना चाहिए। अगर इस फंक्शन को आप x के बाद y ना करके पहले आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y, जो आपका आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो आप बोलेंगे वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन है। हमने कहा ये तो पहली बार पढ़ने तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो हमने कहा बताएगा क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि जो प्रेशर है वो आपका पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, और इजी करने के लिए आपको यहां पर दे दिया कि ये आपका आइडियल गैस बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अगर आइडियल गैस बना हुआ है तो अब इसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है वो इसको फॉलो ना करे, अगर फॉलो नहीं किया तो वो स्टेट फंक्शन तो नहीं होगा, तो पाथ फंक्शन बन जाएगा। हमने कहा चलेगा अगर सॉल्यूशन निकालने लगे तो हमने कहा इक्वेशन में PV इक्वल टू बोलूंगा nRT। मैंने कहा ठीक है, क्या बोझ तो P का फॉर्मूला बन जाएगा nRT अपॉन V। क्या इस पर्टिकुलर को बोझ जो P बना हुआ है वो फंक्शन है आपका टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, क्योंकि कंटेनर और सिस्टम अगर क्लोज्ड है तो और रिएक्शन नहीं हो रही तो आप तो n को कांस्टेंट ही मान के चलेंगे। तो वेरिएबल कितने होंगे, बोलूंगा 3 वेरिएबल नहीं होंगे, वेरिएबल तो 2 ही आएंगे, केवल एक t और दूसरा आपका आएगा v, क्योंकि n
कांस्टेंट बना हुआ है। हमने कहा अगर कांस्टेंट बना हुआ है तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे बोला जाएगा, पहले t को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t कीजिएगा, बाद में v कीजिएगा, और दूसरे ऑप्शन में पहले v कीजिएगा बाद में t कीजिएगा। अगर दोनों इक्वल हो गए तो बोलूंगा ये तो स्टेट फंक्शन है। मैंने कहा चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले आपने लिखा कि p को आपने विद रेस्पेक्ट टू v आपने डिफरेंशिएट किया। मैंने कहा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1 को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखा जाएगा आपका nRT, तो वैसे ही बनेगा, और बाद में बन जाएगा -1 और v रेज टू पावर -2। ठीक है यहां तक। मैंने कहा इसे आपने v के रेस्पेक्ट में कर दिया, इसको एक बार और आप कीजिएगा इसको पार्शियल डिफरेंशिएट। मैंने कहा किसके रेस्पेक्ट में, बोला जाएगा t के रेस्पेक्ट में। मैंने कहा चलेगा अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू t करता हूं तो क्या लिखा जा सकता हूं कि विद रेस्पेक्ट टू t कीजिएगा और ये बन जाएगा आपका -nRT अपॉन v²। जब आपने इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया बाकी को कांस्टेंट मानते हुए तो v² बाहर आएगा, nRV बाहर आएगा। क्या कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर दिखाई दे रहा है, nR अपॉन v²। मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया इक्वेशन नंबर रोमन में लिख दिया 1। मैंने कहा ठीक है, आपने पहले v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया फिर t के रेस्पेक्ट में किया, मैं तो इसको उल्टा करूंगा। मैंने कहा उल्टा का मतलब, उन्होंने कहा पहले इस p को डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू t। मैंने कहा आइएगा अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू t करता हूं तो क्या बनेगा आपका nR अपॉन v। वेरीफाई कर लीजिएगा। जब आपने इस पर्टिकुलर को p को विद रेस्पेक्ट टू t कर दिया तो अगला नंबर आएगा, अब आपको करना रहेगा विद रेस्पेक्ट टू v। तो मैंने दोबारा से लिखा विद रेस्पेक्ट टू v और ये बन गया आपका nR अपॉन v, और घुमा फिरा के जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका बनेगा nR और ये बनेगा -1 अपॉन v²। इक्वेशन नंबर 2 चेक कीजिएगा क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में एग्जैक्टली इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है जिसको आपने प्रेशर बोला है, ये आप पहले v के बाद में t करो या t के बाद में v करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो यूलर थ्योरम से आप बोलेंगे जो p बना हुआ है वो एक टाइप का कैसा फंक्शन है, बोलूंगा ये तो आपका हो चुका है स्टेट फंक्शन। तो यहां से हम लोगों को पता चल चुका है कि सिमिलरली अगर आप आइडियल गैस ना हटा के वॉन डेर वाल रियल गैस लेते हैं तो भी आपका जो p है वो एक स्टेट फंक्शन आएगा। ये डेरिवेशन के साथ में है। अगर हम बात करने लगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की तो कुछ स्पेशल केस आएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला केस हम लोग का रहेगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, जो कि रहेगा आपका आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल जैसे ही आपने आइसोथर्मल प्रोसेस नाम दिया तब मैं बोलूंगा एक ऐसा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा नाम। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर को क्या माना जाएगा, बोलूंगा टेम्परेचर को कांस्टेंट माना जाएगा, या चेंज इन टेम्परेचर को आप बोलेंगे 0। और ध्यान रखिएगा यहां पर डेल्टा t इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, यहां पर dt इक्वल टू 0 लिखना है। क्यों लिखना है, ये जैसे से आपका 5th और 6th एग्जांपल आएगा तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 अगर मैं बात करने लगूं, नंबर 2 आपका बना हुआ था यहां पर आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक आपको नेम से लिख रहा होगा, बार हम लोग किसमें यूज करते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, ये सब आता था आपका प्रेशर में। तो आइसोबारिक प्रोसेस वो रहेगा जब आपका थ्रू आउट द प्रोसेस आपका प्रेशर रहना चाहिए आपका कांस्टेंट। इसका मतलब चेंज इन प्रेशर होना चाहिए आपका 0। सिमिलरली जो नंबर 3 रहा, हमने कहा कि हमारे पास आपका सिस्टम आ गया आइसोकोरिक प्रोसेस। और जैसे ही आपने आइसोकोरिक प्रोसेस बोला तो बोलूंगा इस पर्टिकुलर में वॉल्यूम हो जाएगा आपका कांस्टेंट, या कहें वॉल्यूम चेंज हो जाएगा आपका 0। मैंने कहा यहां तक तो सब चीजें सिंपल लग रही हैं। अगर मैं पॉइंट नंबर 4 देखने लगता हूं तो 4th आपका आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है आपका वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो, या कहें Q की वैल्यू होनी चाहिए आपका 0। तो एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस जब हम लोग कवर करेंगे वर्क और एनर्जी में तो काफी डिफिकल्टी हम लोग को देखे जाता है। अगला है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसी के साथ में एक और मैं कवर कर रहा हूं, यह है आपका
इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने में ऐसा लगा है कि जिसको रिवर्स कर सके वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा और जिसको रिवर्स नहीं कर सके वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। जैसा वर्ड दिखाई दे रहा है ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर आपको एक कंडीशन जरूर लगानी पड़ेगी, जो प्रेशर होना चाहिए वो नेग्लिजिबल चेंज होना चाहिए। हमने कहा ये नेग्लिजिबल चेंज कैसे होता है, तो हमने इसको समझने के लिए यहां पर मान लीजिएगा आपने एक पिस्टन लगाया और पिस्टन लगाने के बाद आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया। अब मेरे पास दो वे हैं। मैंने कहा पहला वे ये है कि जो आपका पिस्टन है वो नीचे आए। मैंने कहा ठीक है, अगर पिस्टन नीचे आएगा तो दूसरा वे ये रहेगा कि पिस्टन नीचे आए। मैंने कहा अरे फर्स्ट और थर्ड तो एग्जाम्पल सेम है। मैंने कहा अगर थर्ड एग्जाम्पल सेम है तो चलेगा, इसके अंदर आपने गैस भर दी। अगर गैस भर दी तो गैस यहां पर कंप्रेस हुई, यहां पर भी गैस कंप्रेस हुई। अगर कोई मुझे बोलता है कि प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब आपको ये जो पर्टिकुलर पिस्टन है वो सडनली नीचे लाना है। सडनली का मतलब ये जो पिस्टन है ये चलता हुआ दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर में मान लीजिएगा 5 किलो का बाट लेते हैं और बाट जैसे ही आपने इसके ऊपर रखा तो वैसे ही पिस्टन सडनली नीचे आ जाएगा। और अगर नीचे आ जाएगा तो जब वो नीचे आ रहा था क्या बोल सकता है इसका मूवमेंट होगा? अगर इसका मूवमेंट होगा क्या आप बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो प्लेट है वो इक्विलिब्रियम में है? बोलूंगा बिल्कुल नहीं। ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा था और नीचे से लगने वाला प्रेशर कम था, तभी तो पिस्टन नीचे आया। बोलूंगा नीचे अगर आ रहा है नेग्लिजिबल प्रेशर चेंज करने से क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये तो पिस्टन नीचे चल रहा था हाई स्पीड से। मैंने कहा अगर मैं क्या पूरा 5 किलो का बाट हटा देता हूं क्या वो रिवर्स जा सकता है? बोलूंगा जा तो सकता है। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जब डेफिनेशन आ जाए प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस तो नेग्लिजिबल प्रेशर चेंज करने से आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्पीड से जा रहा था। जब ये हाई स्पीड से जा रहा था या हाई स्पीड से अगर आपकी कोई कार जा रही है और आप उसे हल्का सा पीछे अट्रैक्ट करने लगे, मैग्नेट पकड़ के मैग्नेट से अट्रैक्ट करने लगे, तो ऐसा नहीं होता हाई स्पीड से जो कार है वो रिवर्स आ जाएगी। नहीं, वो बोलेगा नेग्लिजिबल चेंज, हम उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो जब आपका ये पर्टिकुलर बहुत स्पीड से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, जहां पर आप ये बोलेंगे कि P एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू P इंटरनल फोर्स। और ये जो प्रोसेस होता है, दूसरा पॉइंट आता है, ये प्रोसेस वेरी फास्ट होता है। हमने कहा जी ठीक है रिवर्स कर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? तो हमने कहा ठीक है, एक कंटेनर में बहुत सारा आप पर्टिकुलर पाउडर फॉर्म में कुछ लीजिएगा और रोज आप जाइएगा पिस्टन के ऊपर एक पार्टिकल डाल के आ जाएगा। 100 ईयर के बाद क्या पिस्टन वहीं पर रहेगा या पिस्टन नीचे आ जाएगा? 100 ईयर के बाद बोलूंगा पिस्टन नीचे तो आएगा, लेकिन क्या मुझे डेली चेंज होता हुआ दिखाई देगा? बोलूंगा नहीं, मुझे डेली सिस्टम वहीं पर दिखाई देगा। जैसे गार्डन में अगर मैं किसी रोज को देखता हूं और बोलता हूं कि खिल जा बोलेगा खिल तो रहा हूं, लेकिन आप देख नहीं सकते उसे जो चेंज हो रहा है। हाँ, 2 दिन बाद आएंगे तो आपको वो रोज है पूरा खिला हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर 1 महीने बाद जाएंगे तो वो भी चला जाएगा, कहेगा उड़ गया, खत्म हो गया। इसका मतलब चेंज तो हुआ, लेकिन चेंज वो इतना ज्यादा स्लो हुआ कि मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाया। मैंने कहा ठीक है, आपने लगातार इस पर रेट डालते बहुत लंबे टाइम तक आपने ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया। और मैंने कहा यहाँ पर जो टाइम लगता है वो इनफाइनाइट लगता है और यहाँ पर टाइम लगभग 0 सेकंड के आसपास लगता है। तो जब आप किसी चीज में इनफाइनाइट टाइम लगाते हैं तो हर इंटर पर पिस्टन जो है आपको रुका हुआ दिखाई देगा। अगर रुका हुआ दिखाई देगा तो बोलूंगा जो P एक्सटर्नल रहेगा वो आपका P इंटरनल प्लस माइनस dP रहेगा, हल्का सा कम या हल्का सा ज्यादा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं केवल इसी को यूज करूंगा। तो जैसे ही आपको रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाए तब आप ये बोलेंगे कि चाहे इंटरनल प्रेशर लीजिएगा या एक्सटर्नल प्रेशर लीजिएगा, बात एक ही है, क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। मैंने कहा रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या कोई और भी नाम दिया जाता है? मैंने कहा हाँ, इसको कई बार एक नाम और दिया जाता है और नाम होता है इसका क्वासी, और क्वासी के आगे लग जाएगा क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक का मतलब वो पर्टिकुलर स्टैटिक जो एक्चुअल में स्टैटिक नहीं है, जो फीलिंग दे रहा है स्टैटिक की,
तो मैं बोलूंगा ये हो गया आपका क्वासी स्टैटिक। तो पिस्टन को नीचे लाना है, या तो जल्दी ले आओ या धीरे 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 लेके आओ, और इतना लेके आओ कि आप थक जाए वीडियो देखते हुए, लेकिन ये नीचे नहीं आए, बोलूंगा इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस को दोनों को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेशन लिखा जाएगा नेग्लिजिबल प्रेशर चेंज से। तो पिस्टन अगर यहां पर आ रहा था, मैंने इसको बहुत ज्यादा स्मॉल रेट डाल रखा है, 5 दिन बाद ये पिस्टन यहां पर आ गया। अगर मैं नेग्लिजिबल ऊपर मास कम करता हूं तो पिस्टन नीचे नहीं आएगा, पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो नेग्लिजिबल प्रेशर चेंज से कौन ऊपर और नीचे जा सकता है? बोलूंगा जो बहुत स्लो चल रहा है। जो हाई स्पीड से नीचे गया उसे आप रिवर्स तो कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल प्रेशर में चेंज करके आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा, यहां पर बार बार आपको इरिवर्सिबल के बाद प्रोसेस लिखना जरूरी है, जो कि डेफिनेशन में आपका, तभी आप नेग्लिजिबल प्रेशर लिख सकते हैं। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट था, जो इसलिए बता दिया। और साइक्लिक प्रोसेस बोलता है कि मान लीजिएगा किसी ग्राफ में आप यहां पर P बना हुआ था और यहां पर V बना हुआ था, आप घूम फिर के वहीं पर पहुंच गए, जहां से चले थे अगर वहीं पर आ जाए तो आप इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में आप बोलते हैं कि जो इसका डेल्टा E होता है वो 0 होता है, क्योंकि E एक स्टेट फंक्शन होता है। जहां से चले थे वहीं पर आ गए, इसका स्टेट में चेंज बोलूंगा नो चेंज, और जब चेंज ही नहीं हुआ तो आप तो बोलेंगे कि भाई डेल्टा E तो, और ये अजीब बात है, डेल्टा E भी 0 होता है, डेल्टा H भी 0 होता है, बट स्टार्टिंग में मैं भी डेल्टा E लिख देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार इंटरनल एनर्जी। हमने कहा चलेगा, अब ये जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेने लगता हूं और आपको बोला जाए कि यहां पर ग्राफ आपका P बना हुआ है, यहां पर आपका V बना हुआ है, मैंने कहा ठीक है, और आपने एक प्रोसेस बनाया कि आपको यहां से यहां जाना था, मैंने कहा एरो लगा दिया, मैंने कहा एक एरो और लगाया, और आपने कहा ये पर्टिकुलर भी यहां पर चला गया। अब आपके पास 2 प्रोसेस हो गए, प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर हुआ आपका 2। क्या बताएगा दोनों क्या आइसोबारिक है? मैं बोलूंगा देखिएगा, फर्स्ट प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, इसका मतलब जो पर्टिकुलर ये डायग्राम बना हुआ है ये आपका बोला जाएगा P कांस्टेंट है। क्या दोस्तों इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब डेल्टा P भी आपका 0 है, और बीच रास्ते में कहीं पर भी प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, तो आपका dP भी क्या हो गया? 0 हो गया। बात करते हैं रेड वाले ग्राफ की। अगर आप रेड वाले ग्राफ से पूछते हैं क्या इनिशियल और फाइनल प्रेशर सेम है, बोलूंगा ठीक है, डेल्टा P की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या रास्ते में प्रेशर चेंज हुआ था, बोलूंगा हाँ, कभी बढ़ा था कभी कम हुआ था। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, जो dP है वो नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने कहा ठीक है, क्या पूरे रास्ते में प्रेशर बदला है, मैं बोलूंगा बदला है, इसका मतलब P आपका कांस्टेंट नहीं है। अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो क्या दोनों को आइसोबारिक बोलेंगे, बोलूंगा आइसोबारिक का मतलब इनिशियल और फाइनल प्रेशर नहीं होता, आइसोबारिक का मतलब है पूरे रास्ते प्रेशर कांस्टेंट ही बना रहना चाहिए। इसलिए जब आपको आइसोबारिक बोला जाता है तो आपको बोला जाता है कि आप dP इक्वल टू 0 या P इक्वल टू कांस्टेंट माने। वो अलग बात है कि दोनों में डेल्टा P आपका 0 दिखाई दे रहा होगा, तो डेल्टा P से कभी मत बताएगा कि वो आइसोबारिक है, बताए किसे कि या तो P कांस्टेंट होना चाहिए या dP की वैल्यू आपको 0 होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलूंगा ये प्रोसेस आपका आइसोबारिक प्रोसेस नहीं है, और ये प्रोसेस आपका आइसोबारिक प्रोसेस माना गया। हमने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। हमने कहा अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हमने कहा फिर से आपने एक डायग्राम बनाया, यहां पर आपने P बनाया और यहां पर V बनाया, ये पर्टिकुलर यहां से यहां चला गया, एक पर्टिकुलर प्रोसेस यहां से यहां चला गया, और एक थर्ड डायग्राम जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का था, हमने बॉयस लॉज पढ़ते हुए पढ़ा था, यहां पर एक प्रोसेस ये गया। तो मैंने कहा इन सबका नाम दीजिएगा। मैंने कहा देखिएगा ऊपर वाले में प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है, तो ऊपर वाला प्रोसेस क्या हुआ, बोलूंगा ये तो हुआ आपका आइसोबारिक प्रोसेस। जो रेड वाला है इस पर्टिकुलर पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये क्या हुआ, बोलूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। और अगर मैं इस कलर की बात करने लगूं तो यहां पर वॉल्यूम क्या बना हुआ है, ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया आपका, बोलूंगा ये हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस टाइप से हम लोगों ने कुछ डायग्राम पढ़े, और ये ध्यान रखा कि थर्मोडायनेमिक्स में टर्म में हल्के सा चेंज किया
तो पूरी डेफिनेशन भी बदल सकती है। तो चाहे वो आइसोबारिक हो या रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, थोड़ा ध्यान से चीज चलिएगा। अगर हम बात करने लगे इंटरनल एनर्जी की, तो हमने देखा कि बल्क सैंपल के अंदर जो एटम्स होते हैं उनमें बहुत सारी एनर्जीज होती है। मैंने कहा कौन कौन सी एनर्जीज होती है, तो उन्होंने कहा कि एक एटम है तो वो लगातार रिवॉल्व भी करेगा, एक एटम लगातार मूव भी करेगा, अगर वो सॉलिड है तो एक एटम वाइब्रेशन भी करता रहेगा, और उसके अंदर भी बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी और बहुत सारी एनर्जी होंगी। इन सब के सम को हम बोलते हैं इंटर एनर्जी। तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा यहां पर कि इंटरनल एनर्जी के दो सिंबल होते हैं, बुक टू बुक वेरी कर सकते हैं, ई और यू। हमने कहा अगर मैं इसको केवल ई लेके चलने लगूं तो बोलूंगा इसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है, बोलूंगा ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है, बॉन्डिंग एनर्जी होती है, प्लस डॉट 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 जो भी मन में आए वो सब लिख दीजिएगा, और सबका जो समेशन होता है उसे आप बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। हमने कहा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो हमने कहा देखिएगा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होता है P का, V का, N का और T का। चार आपके पास वेरिएबल होते हैं जिनसे इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। क्योंकि आपने अगर 1 मोल गैस ली और आपने 50 मोल गैस ली तो भी तो आपका मोल चेंज होने से आपकी टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब आप एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब वहां से गैस लीक नहीं हो सकती। इसका मतलब इस पूरे कंडीशन में आपको n को मानना पड़ेगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्यों माना, क्योंकि आप क्या लेके चलते हैं, हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। जैसे आपने क्लोज सिस्टम लिया तो आपने कहा ये पर्टिकुलर आपका जो फंक्शन बना इंटर एनर्जी वो PV और T का बना। अगर आपने मुझे P और V दे दिया तो मैं T बता दूंगा आपको। मैंने कहा कैसे, चले मुझे सॉलिड लिक्विड में अनकंफर्टेबल होता है तो आप आइडियल गैस मान लीजिएगा। अगर PV इक्वल टू nRT में आप देखते हैं तो मैं आपको अगर P देता हूं, V देता हूं, N पहले से पता है और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो बिना डेटा दिए हुए क्या आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं? मैं बोलूंगा ठीक है मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूं। इसका मतलब जो दिख रहे हैं 3, इसमें से 2 वेरिएबल हैं और तीसरा उन दोनों की हेल्प से निकाला जा सकता है। क्या मैं इसीलिए इसको फिर से बोल सकता हूं कि जो फंक्शन रहेगा वो या तो आप PV का बोलेंगे या आप फंक्शन बोलेंगे V और T का, या आप बोलेंगे फंक्शन P और T का। किन्हीं भी 2 को लीजिएगा और आपका वेरिएबल्स तैयार हो जाएंगे और आप वहां से टोटल इंटर एनर्जी निकाल सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था 4 वेरिएबल से और हम बाद में पहुंच चुके हैं केवल 2 वेरिएबल्स पर। यहां पर अगर मैं और ज्यादा इंटर एनर्जी की बात करने लगूं तो हमें पता चला कि अगर मैं इसको रेफरेंस मान के चलता हूं V और T को, मैं अलग अलग मेथड भी लिख सकता हूं। तो मैंने कहा मैं क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि आप DE का मतलब बनेगा किसी पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू V और यहां पर आ जाएगा dV। कंडीशन अप्लाई, जब ये लिखेंगे तो ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, इसका मतलब T क्या रहेगा? कांस्टेंट। मैंने कहा एक बार और लिखिएगा, तो उन्होंने कहा अगर आप एक बार और लिखते हैं तो आपने फिर से टोटल इंटर एनर्जी को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू T, फिर आपने dt किया और ये जो कहानी लिखी, तो अब आपने बोला कि आपको क्या कांस्टेंट मानना है? V। इस टाइप से मैं VT में, मैं PT में और PV में चीजें लिख सकता हूं। हमने कहा अगर ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है आपका इंटर एनर्जी का तो इस पे हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से डेरिवेशन करने की ट्राई करते हैं। अगर आपको आइसोकोरिक प्रोसेस दिया गया है तो क्या बोलते हैं dV की वैल्यू 0 होगी, और अगर dV की वैल्यू 0 होगी तो ये डेटा आपका 0 बन गया, और जैसे ही डेटा 0 बन गया तो क्या आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। आपने कुछ इस टाइप का किया, एट कांस्टेंट आपने लिखा वॉल्यूम और ये लिखा dt, बाय डिफॉल्ट ये आपका dV बन गया आपका 0, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट या कहें dV की वैल्यू आपकी 0 हुआ करती थी। हमने कहा ठीक है, अगर ये भी आपको क्लियर हो गया तो हमने कहा जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आपकी बनी NCV dt। अब ये CPCV क्या है ये हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें बोला गया पॉइंट नंबर 2, और किसी ने कहा जी आइडियल गैस की बात करें। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने जैसी वर्ड दे दिया यहां पर आइडियल गैस, तो हमने देखा है आइडियल गैस में जो टोटल एनर्जी होती थी
वो होती थी आपकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस होती थी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने वर्ड दिया आइडियल गैस, तो हमने आइडियल गैस में एजम्पशन लिए थे कि पहली बात तो कंटेनर के कंपैरिजन में एटम और मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। दूसरा, हमने ये एजम्पशन लिया था कि एटम और एटम के बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना रिपल्शन फोर्स होता है, मतलब कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता एक एटम और दूसरे एटम के बीच में। जब इंटरेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने बोल दिया एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन नहीं है। भाई अगर मैं यहां से एप्पल नीचे गिराता हूं और वो ग्राउंड पे जाता है तो क्यों जाता है, बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? mgh, क्योंकि अर्थ कहीं ना कहीं एप्पल को खींच रही है और इसीलिए अट्रैक्शन होगा, तभी तो आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जब आपने डेफिनेशन में केटीजी में पहले ही बता दिया अट्रैक्शन नहीं है, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी। इसका मतलब आइडियल गैस के लिए अगर मैं बोलता हूं एनर्जी या टोटल एनर्जी, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब माना जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको केटी में लिखवाया था 3/2 RT या 3/2 KT, याद कीजिएगा। और यहां पर बोल सकता हूं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो खुद एक फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी केवल फंक्शन है आपका टेम्परेचर। अगर आपने वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया, कुछ भी करते रहो, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बोलूंगा टेम्परेचर कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ही बनी रहेगी। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब जो आपका टोटल एनर्जी है वो केवल और केवल फंक्शन है आपका टेम्परेचर का। मैंने कहा ऊपर वाली थ्योरी फिर से लिखिएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जो DE की वैल्यू रहेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, चेक करते रहेगा, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये बन जाएगा DV प्लस बन जाएगा कुछ इस टाइप से, और इसे भी आपने लिखा एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट DD। आपने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम चेंज करने से इंटर एनर्जी में चेंज होगा, बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा, बोलूंगा जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो क्या बोल सकता हूं, फुल एंड फाइनली आपका आंसर यही आएगा। और ये आने के बाद आपका बनेगा कुछ इस टाइप का, वेरीफाई करते रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये बन जाएगा DT। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो फिर से आपका आंसर आएगा NCV/dt। ठीक है यहां तक? और ध्यान रखिएगा इस NCV/dt को NCV∆T नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना वो लिख देता हूं, चलेगा। अगर आप नोट नंबर 1 की बात करने लगे तो नोट नंबर 1 में आपको बोला गया कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखा कि आपने लिखा DE इक्वल टू हो गया NCV/dt, और आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन लगाया तो हमने बोला जी हमें तो इंटीग्रेशन करना आता है। हमने NCV को बाहर लिया और बाद में लिखा NCV T2 - T1। मैंने कहा कंडीशन अप्लाई। आप जैसे ही बोलते हैं CV कांस्टेंट, तभी तो आप कर सकते हैं केवल कि DE इक्वल टू बन जाएगा आपका NCV और DT, और ये पर्टिकुलर बन जाएगा कुछ इस टाइप का। जब टेम्परेचर T1 था तो एनर्जी E1 थी, जब टेम्परेचर T2 था तो एनर्जी, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो वैल्यू आपकी बनेगी ΔE। जब आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू बनेगी आपकी NCV, आपका एज इट इज रहेगा, और DT को इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा आपका ΔT। तो हमने कहा जी इसे पढ़ाया ही क्यों गया है, हमने इसको इसलिए पढ़ाया गया है स्टार लगा के JEE या मेडिकल के एंट्रेंस से बाहर जो CV होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। CV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + BT प्लस आपका CT²। अगर आपको CV का ये फॉर्मूला दिया जाए तो आपको पहले यहां पर NCV का डेटा रखना पड़ेगा, फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक आपने CV को कांस्टेंट मान लिया या कहा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो ध्यान से चलेगा। नोट के आगे हम पहुंचते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए। अगर हमने पॉइंट नंबर 3 लिखा कि हम बात करने लगे सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। अगर आप लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब मैं बोलता हूं सॉलिड लिक्विड में जो DV की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती, वो नियरली जीरो होती है। हमने फिर से कॉपी किया, और जब हमने फिर से कॉपी किया तो फॉर्मूला बना आपका DE इक्वल टू, ये आपने पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू V कांस्टेंट टेम्परेचर, DV प्लस आपका बनेगा पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू T, और ये आपका बना DT, और ये कंडीशन थी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जैसे ही आपको बोल दिया जाए सॉलिड और लिक्विड तो बोलूंगा वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू रफली जीरो होगी। और जीरो होते ही फॉर्मूला क्या फिर से आपका बन गया DE इक्वल टू, ये पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू T कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब आपने फिर से इसको सॉल्व किया
तो आपका फॉर्मूला बन गया आपका NCV/dt। हमने कहा जितने भी आपने एग्जाम कराए हैं चाहे वो पूरा डिटेल स्टडी के साथ कराएं, लेकिन फाइनली तो आपका आंसर NCV/dt ही बन रहा है। इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि अगर आप डेप्थ स्टडी ना रखना चाहें तो सीधा याद कीजिएगा DE = NCV/dt। इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं कि कुल मिला के आप इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन डेरिवेशन कहां से आया वो मैंने आपको पूरा बताया है।